गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी का एक चैप्टर शुरू करेंगे नया, जो हमारा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस, जिसमें हम जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हम अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो करते हैं या जो कंसेप्ट हम उसमें यूज करते हैं, जो कन्वेंशंस हम उसे फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसी तरह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे अकाउंटिंग में एक सिमिलरिटी लाने के लिए, एक यूनिवर्सलिटी लाने के लिए। आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। Principles of accounting are the general law or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice। यानी एक कॉमन प्रैक्टिस के लिए कुछ नियम, कानून या रूल तय किए जाते हैं, जिनको सभी अकाउंटिंग करने वाले व्यक्ति, अकाउंटेंट फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, उसमें एक सिमिलरिटी बनी रहे, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और वो सभी के लिए इक्वली एक्सेप्टेबल हो। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। दे आर नॉर्म्स एंड रूल्स विच आर टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम एटसेट्रा। यानी अकाउंटिंग पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे जनरली एक्सेप्टेड रूल्स और नियम और कानून हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें एक सिमिलरिटी बनी रहे, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। डिफरेंट अकाउंटेंट, डिफरेंट फर्म्स उसको जो है फॉलो करती हैं। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे आते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आती हैं। तो पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशन और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। ये वो सामान्य एक्सेप्टेड प्रोपोजिशंस हैं या एजम्पशंस हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारी अकाउंटिंग चलती है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। ये सामान्यतः स्वीकार्य ऐसे नियम हैं, ऐसे अकाउंटिंग नियम हैं, जिनको हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं और अपनी अकाउंटिंग को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो द अकाउंटिंग concept because it enable the user of financial statement to understand them better and in the same manner। यानी इनसे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या होता है, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर उसमें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती हैं, वो अंडरस्टैंडेबल होती है और बेटर वे में उनको यूजर समझ सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक सिमिलरिटी होती है, यानी सेम मैनर, चाहे कोई भी अकाउंटेंट उसको तैयार करे, उसमें एक सिमिलरिटी होगी, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी उसमें नजर आएगी। दूसरी जो टर्म है वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक लंबे समय तक एक संस्था कुछ ऐसे नियम या प्रैक्टिसेस के जरिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करती आ रही है। कन्वेंशन में अंडरगो ए चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये कन्वेंशंस हम फॉलो करते हैं। इन कन्वेंशंस में फॉर द टाइम बिंग, समय के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ताकि हम अपनी अकाउंटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, उसको जो है सुधार हम कर सकें। अब इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हम स्टडी कर लेते हैं कि इसमें फीचर्स क्या है, इसके अकाउंटिंग जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, इनकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या है।
सबसे पहले आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। सीधी सी बात है कि ये नियम या ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन बीइंग मनुष्य अपनी एक प्रैक्टिस को स्मूथ रूप से करने के लिए, यानी एक सही ढंग से, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक सिमिलरिटी का पैटर्न जनरेट करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये मैन मेड है। तो मैन मेड का मतलब हुआ कि इसमें अकाउंटिंग मैन मेड है, इसलिए ये बेस्ट पॉसिबल सजेशन देते हैं अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस है उसके बेसिस पर। दे आर रिकमेंडेड बाय फॉर यूज बाय ऑल एंटरप्राइजेज टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इनको रिकमेंड किया जाता है ताकि सभी संस्थाओं के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी रहे। ठीक है। सेकंड जो है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो लोचपूर्ण हो, जिसको हम स्थिति के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें बदलाव ला सके, उसको प्रैक्टिस में लेते हुए थोड़ा सा चेंज कर सके। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। यानी ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं रिजिड नहीं होते, हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इसको बिल्कुल एक ही फॉर्म में रहना है। ठीक है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, सालों से वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैनमेड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल है। फॉर द टाइम बीइंग इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसमें चेंज लाते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सेप्ट करते हैं, यानी ये फ्लेक्सिबल है। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है ये सामान्य रूप में सभी इसको सहज स्वीकार करते हैं, यानी कॉमन रूप से इसको एक्सेप्ट किया गया है सभी अकाउंटेंट के जरिए, सभी संस्थाओं के जरिए। सो दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस एंड गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग, सो दे आर जनरली एक्सेप्टेड। अब इसमें क्या होता है कि जनरल जो एक्सेप्टेंस है उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रिलेवेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए और फीजिबल होने चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रिलेवेंट इफ दे रिजल्ट इन द इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसके यूज की इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का अर्थ है ये जो प्रिंसिपल है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी होना चाहिए। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस्ड, यानी पर्सनल बेसिस पे ये इन्फ्लुएंस ना हो। person preparing the accounting information are different and their thinking are different, so they should not be biased, यानी ये बिल्कुल objective based हो, बिल्कुल clear हो। feasible accounting principle feasible if they are applied without undue complexity and cost, यानी इनको एक कम से कम मिनिमम कॉस्ट के साथ उनके अलग से कोई खर्च ना पड़े या कॉम्प्लेक्स ये ना हो, जटिल प्रक्रिया में ये ना आए, इस तरह के ये प्रिंसिपल होने चाहिए। ठीक है। तो अब हम जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेटर टू अंडरस्टैंड द बेटर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्मली उनको एक्सेप्ट किया जाता है। इट मीन्स सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड बाय ऑल एंटिटी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट्स को बनाते हुए सभी बिजनेस संस्थाएं सेम तरह के नियमों को जब फॉलो करती हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल आती है और यूजफुल होती है सभी यूजर्स के लिए। ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले लेते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड कंसेप्ट। ठीक है। पहले आ रहा है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी बिजनेस हम जब शुरू करते हैं उसको हम ये मान के चलते हैं कि इट विल गो फॉर एवर, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, नॉट विद द पर्पज टू शट डाउन इट। यानी कि गोइंग कंसर्न का अर्थ ये हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए फोरसीएबल पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। यानी इस कन्वेंशन, इस कंसेप्ट के एजम्पशन के तहत हम ये मान के चलते हैं जो बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, वो हमारी लगातार लंबे समय तक चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि हम इस इंटेंशन के साथ वो शुरू नहीं करते कि हम जल्दी उसको बंद कर देंगे।
It is because of the concept that a distinction is made between capital expenditure that will give benefit for a long period, and revenue and expenditure which will benefit with a consumed or adjusted within the accounting period. यानी इसी के बेस पर हम जो है, जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको जो है क्लासीफाई कर जाते हैं, उसी के बेस पर हम उसको एक्सपेंडिचर को अलॉट करते हैं। दूसरा हमारे पास है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन का अर्थ हुआ कि कंसिस्टेंसी एजम्पशन मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। यानी जो एजम्पशन, जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल या एजम्पशन या जो प्रैक्टिस हम ले लेते हैं एक बार, उसको ऐसा नहीं हर साल हम बदलेंगे, हम उसे एक लंबे समय तक लागू रखेंगे, उसको लगातार हम लेके चलेंगे। दिस कंसेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है और साथ ही साथ हम उसके रिजल्ट्स को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। दिस कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन अल्टरनेटिवली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे अगर हम अभी आप एक हमारी होता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है हमारा रिटन डाउन मेथड। दोनों तरीके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, एसेट्स में जो वैल्यू डिडक्शन होती है उसको कैलकुलेट करने के तरीके हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया और अगले साल हम जो रिटन डाउन मेथड अप्लाई कर देंगे, नहीं। हमने अगर पहले साल रिटन डाउन मेथड लिया है तो दूसरे साल भी उसको कंटिन्यू करेंगे, तीसरे साल भी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे रिजल्ट्स को, क्योंकि दोनों तरीके अलग अलग हैं, दोनों में वैल्यू अलग आएगी। तो इस तरह से जो कन्वेंशन या जो एजम्पशन हम एक बार लेते हैं उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारी एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि जो एक ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ when it is entered into, not when the settlement take place। यानी कि कोई भी जो हमारा ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस में हो रही है, उसको जिस समय वो ट्रांजैक्शन हो रही है उसी समय हम उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि जब उसकी पेमेंट आए, जब उसका सेटलमेंट हो तब उसको रिकॉर्ड करें। एक्रूअल एजम्पशन ये कहती है, दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, व्हेन सेल इज कंप्लीट or services are rendered, it is immaterial whether cash is received or not। यानी कि मान लीजिए मैंने आज गुड्स बेचे 5,000 के क्रेडिट पर, उधार पर, आज ही मैं बुक ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लूँगा, चाहे मुझे उसके पैसे आज नहीं मिल रहे हैं, उसका जो मनी वैल्यू है वो मुझे आज नहीं रिसीव हो रही है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन मेरी आज हो गई है तो मैं उसे आज ही रिकॉर्ड करूँगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद वो पेमेंट मुझे आएगी तब मैं उसे रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, एक्रूअल एजम्पशन का मतलब यही हुआ, ए ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट एज एंड व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, जब वो हो रही है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हम उसको पैसे को उस की वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं उस समय या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे कुछ एजम्पशन हो गए। इसके बाद हमारे जो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमें बार बार समझना है और आगे हमारी अकाउंटिंग को स्मूथ करने के लिए उसको जो है एक सकारात्मक और सरल रूप में लाने के लिए हमें इनको समझना है। तो सबसे पहले हमारा आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इसका अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। यानी इस कंसेप्ट का जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है ये कहता है ऑनर या प्रोप्राइटर और जो बिजनेस है आर टू सेपरेट एंटिटी, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चाहे मैं हूँ प्रोप्राइटर, मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, मेरा बिजनेस है, बट आई एम एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। अगर मैं उस बिजनेस में से एक पैसा भी निकालता हूँ तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड।
ठीक है, यानी उसको भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वेदर द अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय मी, ऑल्दो अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय मी, बट स्टिल बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मी। सो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का अर्थ यही है कि जो मालिक है और जो बिजनेस फर्म है दोनों अलग अलग अपना महत्व रखती है, अपना अलग अलग वो रखती है एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का अर्थ हुआ ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट विच आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। यानी जिन ट्रांजेक्शन में को इकोनॉमिक टाइप की ट्रांजेक्शन को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाते हैं, जिनको हम मनी के रूप में, यानी कॉमन डिनोमिनेशन क्या हुआ हमारा, मनी, पैसा, यानी जिन ट्रांजेक्शन्स को हम पैसे के रूप में, मौद्रिक रूप में उनका हम मापन कर सकते हैं, केवल वही बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर है? तो इसका अर्थ ये हुआ ओनली दो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। तीसरा जो आ रही है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, जैसा कि हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन या प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी बिजनेस हम एक फोर्सिबल पीरियड के लिए हम स्टार्ट करते हैं, एक लंबे समय के लिए हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी लाइफ बहुत लंबी है। तो हमें तो टाइमली ये देखना है समय समय पर कि हम कुछ नफ़ा नुकसान क्या कमा रहे हैं, क्या हम लाभ अर्जित कर रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी पूरी लाइफ को स्मॉलर पीरियड में डिवाइड करते हैं। यूजुअली सामान्यतः ये जो पीरियड है वो 1 साल का है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो 1 अप्रैल हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल 31 मार्च तक चलता है। उसी में हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि हमने उस 1 साल के अंदर उस अकाउंटिंग पीरियड में क्या कमाया, क्या हमारी परफॉर्मेंस रही, क्या हमारी एसेट्स की पोजीशन है, कितनी हमारी लायबिलिटी खड़ी हुई है, कितना हम जो है बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है किसी भी बिजनेस की लाइफ को हम स्मॉलर पीरियड में डिवाइड करते हैं, जो नॉर्मली हमारा 1 ईयर का है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जो ये प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर, मतलब अर्थ देखिए फुल डिस्क्लोजर, यानी पूरी तरह उसमें एक्सपोज करना है, हर फैक्ट्स को आपने उसमें एक्सप्लेन करना है, कोई भी फैक्ट आपने छिपाना नहीं है, हिडन नहीं रहना चाहिए कुछ भी। इसका मतलब ये हुआ कि देयर शुड बी ए कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट। यानी कोई अगर लीगल बाउंडेशन है, अगर उसको छोड़ करके जितने भी मटेरियल फैक्ट है, जितने भी रियल फैक्ट्स हैं, जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए रियल फॉर्म में उसको हम डालें, ताकि जो यूजर्स है उनको हम रियल पिक्चर दे सके, रियल अपनी फैक्ट्स को या रियल हम वास्तविक स्थिति को हमें दे सके, ताकि वो सही निर्णय ले सके या मैनेजमेंट सही निर्णय ले सके। ठीक है, 5वां आता है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल का अर्थ जो है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइटम और एन इवेंट मीन्स an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge is to it would influence the decision of an informed investor. यानी whether an item is material or not will depend on its nature or amount. It thus means that it is a matter of existence exercising judgment to decide विच आइटम इज मटेरियल एंड विच इज़ नॉट। यानी कौन सा आइटम एक मटेरियल के रूप में ट्रीट किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा,
ये डिपेंड करता है कि उसका कितना प्रभाव हमारा जो है बिजनेस एंटिटी पर पड़ रहा है। मीन्स an item may be material for a enterprise but may not be material for another. For example, an enterprise spent on repair of building suppose रुपये 2.5 लाख, यानी एक बिजनेस फर्म बिल्डिंग रिपेयर पर 2.5 लाख रुपये खर्च करती है। इज मटेरियल फॉर एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर से 10 करोड़ 10 लाख, यानी एक बिजनेस फर्म जो 10 लाख रुपए अर्न कर रही, टर्नओवर जिसका है, अगर वो 2.5 लाख रुपए बिजनेस में से बिल्डिंग पर खर्च कर देती है तो ये उसके लिए एक कंसर्न का मैटर है, यानी उसके लिए इससे प्रॉफिट पर, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है, एक गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी फर्म जिसका 50 करोड़ या 15 करोड़ टर्नओवर है, अगर वो 2.5 लाख रुपया एक बिल्डिंग पर रिपेयर पर खर्च कर देती है तो वो 2.5 लाख रुपये उस इतने बड़े टर्नओवर के सामने जो 15 करोड़ का है या 20 करोड़ का है, वहाँ इसकी कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है। इसलिए वो फर्म इस 2.5 लाख को वहाँ पर इतना सीरियसली या इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं लेके चलेगी जितना कि वो फर्म जिसका टर्नओवर केवल 10 लाख रुपए है वो लेगी, क्योंकि उसके लिए वो 2.5 लाख उसके प्रॉफिट को विस्तृत रूप में प्रभावित करेगा। लेकिन जहाँ पर टर्नओवर हमारा 15 करोड़ है या 20 करोड़ है, वहाँ 2.5 लाख रुपए इतना मटेरियल वैल्यू नहीं रखता। इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का अर्थ है डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका बहुत ही सिंपल सी ये फ्रेज है, यानी कि भविष्य में होने वाले लाभ को आप मान के मत चलिए, लेकिन भविष्य में होने वाला अगर लॉस, अगर आपको कोई एक्सपेंस आपको अंदेशा है तो उसको आप पहले से ही मान के चलिए। यानी इसको हम ये कह सकते हैं इट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। यानी हमें ये पता है कि मान लीजिए कोई लॉस हमारा आगे फ्यूचर में होने वाला है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में हम बात कर रहे हैं, तो सपोज हमें पता चला कि हमने 10,000 रुपये ऐसे क्रेडिटर 10,000 रुपये के हमारे ऐसे हैं, डेटर हमारे ऐसे हैं जो हमें पैसा नहीं देंगे, तो हमें ये लग रहा है कि वो जो है हमारा लॉस है, वो लॉस हमें होना है। या एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आपने डिबेंचर इशू की, डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं उसको अपने प्रीमियम पर, यानी कि प्रीमियम पर उसको रिडीम होनी है, यानी 100 रुपये का एक डिबेंचर है, और जब आप उसको, डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से कोई बिजनेस फर्म या कंपनी इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो पेमेंट उसको करती है। यानी 100 रुपये का मैंने एक डिबेंचर निकाला जो मुझे 2 साल बाद 110 रुपये में वापस करना है, यानी मुझे पता है वो 10 रुपये फ्यूचर में लॉस होगा, तो मैं आज ही उसको लॉस के रूप में लिख लूँगा। लेकिन अगर वही डिबेंचर मैं 90 रुपये का 2 साल बाद दे रहा हूँ, वो मुझे 10 रुपये बाद में फ़ायदा होना, लेकिन मैं आज उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगा। यानी डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल लॉसेज। यानी भविष्य में होने वाला अगर कोई लॉस, कोई नुकसान हमें पता है तो हम उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कोई अगर ऐसा लाभ है तो हम उसको रिकॉर्ड बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसका अर्थ ये है कि कोई भी एसेट्स जब आप परचेज करते हैं तो जिस कॉस्ट पर आप उसको परचेज कर रहे हैं उसी पर आपने बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है। तो कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, यानी जिस कॉस्ट पर, जिस चीज़ वैल्यू देने पर उसको परचेज किया है आपने, उसी कॉस्ट को उस पर लिखा जाएगा। इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। ठीक है, और जिस समय पर उसमें आपने परचेज किया उसकी कॉस्ट पर आप उसको लिख के चलेंगे, उसी के बेस पर आप उसके आगे कैलकुलेशन उसको बुक ऑफ अकाउंट में लेके चलते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट ब्रिक ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वही वैल्यू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर दिखाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली। हमें एक ऑब्जेक्टिव हमारा है बिजनेस में हर साल या एक पीरियड के बाद हमें प्रॉफिट को जज करना है कि हम कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड। एक पार्टिकुलर पीरियड में कितने हमारे रेवेन्यू जनरेट हुए, कितना हमने एक्सपेंस किया, उन सब को जो है हम कैलकुलेट करते हैं। और profit earned by the business during the period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenses incurred on that revenue। यानी हम उसको तभी हम मैच कर सकते हैं, तभी हम उसको जो है प्रॉफिट को तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास ये डिटेल होगी कि कितना हमने एक्सपेंस लगाया, कितना हमने उसमें कॉस्ट ली और कितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सेल्स के जरिए, कितना पैसा हमने, कितने में प्रोडक्ट हमने बेचा और कितना हम उस प्रोडक्ट को बनाने में हमने उसको जो है खर्चा किया। तभी हम प्रॉफिट को, यानी दोनों को मैचिंग करके ही हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो यानी कि मैचिंग के ज़रिए हम जो है जो हमारी डिफरेंट बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनका जजमेंट हम लेते हैं। जैसे आपको पता है कि मैचिंग में इन ब्रीफ अकॉर्ड एज पर द मैचिंग कंसेप्ट द एक्सपेंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू रादर देन द कैश रिसीव्ड और कैश पेड। क्योंकि इसमें जो है हमारा कैश रिसीव्ड और कैश पेड अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए। क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस में कुछ चीज़ें उधार हमने, कुछ हमारे प्रीपेड हो सकती हैं, कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को एडजस्ट करते हुए मैचिंग करके हम ये देखते हैं, तभी हम पता चल पाएगा हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल का जैसे आपको पता ही है कि एवरी ट्रांजेक्शन इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू एस्पेक्ट, ए डेबिट एंड ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। जैसे अब आपको पता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट आते हैं। मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, कैश में खरीदा, तो 1 लाख का मेरे पास एक एसेट आया। दूसरा इफेक्ट क्या आया कि 1 लाख रुपए मैंने बाहर पे कर दिया, तो मेरा कैश घट गया। यानी एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट एटलीस्ट होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 इफेक्ट उसके आएंगे कि मैंने 1 लाख का अगर कोई एसेट परचेज किया है तो 1 लाख का दूसरा एसेट कैश के रूप में मेरा बाहर गया है। तो यानी एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव 2 इफेक्ट्स, वन अ डेबिट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट आल्सो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अब रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब है रिवेन्यू इज कंसिडर्ड to have been realized when a transaction has been entered into an obligation to receive the amount is established। यानी रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का अर्थ है कि जो ट्रांजैक्शन जब हमने की है तभी हम ये मान लेंगे कि ये हमने रिवेन्यू जनरेट कर ली। यानी आज मैंने गुड्स को बेचा, क्रेडिट पर बेचा, मान लीजिए मैंने गुड्स 5500 रुपये के बेचे और आज मैं बुक ऑफ अकाउंट्स में उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूँगा, मैंने गुड्स 5500 के बेचे। चाहे वो मुझे पैसा 1 महीने बाद मिल रहा है या 15 दिन बाद मिल रहा है या 2 महीने बाद मिल रहा है, तो यानी कि रेवेन्यू तभी जनरेट हुआ, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम वो ट्रांजैक्शन हमारी होती है उसी टाइम पर। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि according to revenue recognition concept, revenue is considered to have been generated or realized when a transaction has been entered into, the obligation to receive the amount is established। यानी obligation generate हो जाता है। It is to be noted that recognition revenue and receipt of an amount are two separate aspect। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया उधार में मैंने गुड्स बेचे तो मैंने ये मान लिया वो रेवेन्यू मेरी जनरेट होगी। ये अलग बात है कि उस पैसे को मैं बाद में रिसीव कर रहा हूँ। अब जो लास्ट है दैट इज वेरीफिएबल कंसेप्ट, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट।
वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट का अर्थ है कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी उसमें कोई व्यक्तिगत द्वेष या उसमें कोई व्यक्तिगत हित किसी का नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफिएबल इवेंट्स, उसमें सभी जो है इवेंट जो है वो वेरीफिएबल हो, यानी कि वो फैक्ट्स जो है वो जेन्युइन हो, उसमें कोई विंडो ड्रेसिंग ना हो, उसमें कोई एडजस्टमेंट या फेक फैक्ट्स ना डाल रखे हों। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हम इसमें दिखाते हैं यानी उनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास वाउचर हो या सोर्स डॉक्यूमेंट हो जिसके बेस पर हम उस जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम सर्टिफाई कर सके, वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिए। हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये पढ़ा, और हमने ये देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या क्या हैं और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या है। ठीक है, इससे आगे कुछ जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।